Hello friends, welcome to daily news analysis of the Hindu. Today the date is 23rd October, so let's get started. Time is running thick and fast. We are nearing the November, so be serious now. जजमेंट ऑन सेक्शन 6A एंड इट्स इम्प्लीकेशन। देखिए अभी तक 6A के बारे में हमने जान लिया था। आखिर ये सेक्शन 6A क्या था, इसके रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड असम अकॉर्ड, ये तीन चीजें अभी तक हमने जान ली थी। अब ये जो जजमेंट निकल के आया है, इसके एग्जैक्टली इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ये आपके मेंस के क्वेश्चन का एक डायमेंशन बनेगा। ओके, सेक्शन 6A आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। असम अकॉर्ड की बात आप लोग बता सकते हैं, यू नो अबाउट दिस। ठीक है, सेक्शन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ऐड किया गया था इसको। ओके, और फाइनली अब जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने कहा है कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, इसको अपहेल्ड किया है, तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, इसमें मैंने लास्ट ईयर आपके साथ मेंस 450 सेशन किया था, तब मैंने आपसे कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज दिस इज फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। लास्ट ईयर नहीं पूछा यूपीएससी ने मेंस में, तो नेक्स्ट ईयर पूछ लेगा, क्योंकि इस पे मैं आपको हमेशा एग्जांपल दिया करता था कि आप सोचिए अगर इंडियन रेलवेज हमारी, उसकी एनर्जी नीड बहुत हाई है। वो अगर अपने उसका क्या है, उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत पुअर है, 96 रुपीज खर्च करता है तब जाके 100 रुपीज कवर करता है। राइट, तो हार्डली 4 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो वो आगे कुछ इन्वेस्ट कर नहीं पाता है अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या होगा, ये 96 रुपीज को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, आप अपनी इनपुट कॉस्ट कम कर सकते हो। सबसे बड़ी इनपुट कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, उसके लिए अगर वो खुद अपने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बना ले अराउंड 30 गीगावाट से, ठीक है, वैसे तो 10 गीगावाट मेगावाट तक के भी बन जाते हैं, नॉट गीगावाट मेगावाट। ठीक है, अगर इस तरह के रिएक्टर वो अपने बनाता है खुद के, और खुद के कंजम्पशन के लिए ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो अल्टीमेटली उसका जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो इंप्रूव हो सकता है। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसी तरह की चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्पेक्ट में जब हम बात कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत मैसिव एनर्जी कंजम्पशन करते हैं, 24/7 आपको इनको ऑन रखना होता है ताकि डेटा जो जनरेट हो रहा है उसी को एनालाइज करते जाएं और अपनी एल्गोरिथम को और इंप्रूव करते जाएं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि अपनी एनर्जी नीड को खुद से अरेंज करें। और इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी ने इनिशिएटिव लिया है, जहां पर उसने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है कि आप हमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बना के दीजिए जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा हमारे खुद के कंजम्पशन के लिए, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जितना काम कर रहे हैं उसकी एनर्जी नीड बहुत हाई है। ठीक है, इसलिए मैं आज आपके साथ एक बार फिर से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डिस्कस करूंगा। बाकी आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप वो वीडियो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और तीसरा है इंडिया सिंगापुर रिलेशंस के बारे में। बट अगेन इंडिया सिंगापुर रिलेशन उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है हमारे लिए, एक तो इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन, ओके, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलाका के पास पड़ता है। दूसरा इसकी फिनटेक पावर, और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एफडीआई यहीं से आता है। ठीक है, स्किल्स में हम इनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं और भी कई सेक्टर्स में कर रहे हैं। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट ये आसियान में हमारा लार्जेस्ट मेंबर है। ठीक है, विद इन आसियान दिस इज द कंट्री जिसके साथ हम लार्जेस्ट डील कर रहे हैं, ट्रेड। ओके, तो ये तीन टॉपिक अच्छे से समझेंगे, इसके अलावा जो भी टिडबिट्स हैं न्यूज़पेपर्स की वो जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइना के रिस्पेक्ट में जो डेडलॉक था उसको कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिजॉल्व कर लिया है। दो रीजन पे डेडलॉक था, डैमचौक एंड तीपसांग। राइट, तो मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे इसका मैप, जिस दिन कम होगा कुछ। मैंने इसका मैप कहाँ रखा है, ओके हियर इट इज। जस्ट अ सेकेंड, ओके ऑलराइट हियर। राइट, अपनी एग्जाम के लिए सिर्फ ये लोकेशन याद रख लीजिए, ये जरूरी है आपके लिए। सबसे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो लोकेशन आती है वो है आपका ये पेंगोंगसो बैंक। इसमें ये एक है नॉर्थ बैंक, दिस इज नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंगसो, दैट इज फिंगर 4 तक हम लोग पेट्रोल कर पा रहे हैं। जबकि यहाँ पे जो इश्यूज थे, जब चाइना के साथ ये प्रॉब्लम शुरू हुई, तब तक हम फिंगर 8 पे जाकर पेट्रोलिंग कर पाते थे, बट चाइना अब ये नहीं करने दे रहा था। बट अब ये कहा गया है कि सारी सिचुएशन 2020 के पहले जैसी थी वैसी ही कर दी जाएगी, बट इसको ग्राउंड पे वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक मीडिया को अलाउड नहीं किया है। और ना ही सैटेलाइट इमेजेस मीडिया के साथ शेयर किए गए कि चाइना ने पुल आउट किया है वहां से या नहीं किया है। इसी को लेके अंदर एक आर्टिकल भी है कि इसमें गवर्नमेंट एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी रखे ताकि एग्जैक्टली पता चले कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। ठीक है, सो दिस इज योर पेंगोंगसो बैंक। यहाँ पर दो लोकेशन है, वन इज हॉट स्प्रिंग एंड अनदर वन इज घोघरा। नेक्स्ट इज ये है वो गलवन वैली जहां पर क्लैश हुए थे। एंड यहां पर जो तीन आप टॉप पे देख रहे हैं दे आर काराकोरम पास,
दौलत बेग ओल्डी एंड वाई जंक्शन। ओके, तो ये सिर्फ लोकेशन कभी आपको दी जा सकती है नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को, क्योंकि पिछले लगभग 4 साल से न्यूज में बना हुआ है। बाकी अब ये सारे इश्यूज रिजॉल्व कर लिए गए, बट अभी भी गवर्नमेंट ने ऐसी कोई ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की है जिससे ये वेरीफाई किया जा सके कि ये डील वैसी हुई है जैसी इंडिया चेस्ट थंपिंग कर रहा है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे चाइना ने भी कंफर्म किया है कि यस, डे आफ्टर चाइना कंफर्म्स एग्रीमेंट विद इंडिया टू एंड दी स्टैंड ऑफ। तो अभी के लिए फिलहाल ये मान सकते हैं कि स्टैंड ऑफ खत्म हो चुका है। पीएम मोदी गए हुए हैं ब्रिक्स की समिट के लिए, जो कि हो रहा है कजान में, ब्रिक्स समिट। इसके रिस्पेक्ट में हम ज्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कुछ मंथ पहले एक सेशन किया था जब ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ था, कि ब्रिक्स एक्सपेंशन। तो वहां पे हमने ब्रिक्स की पूरी हिस्ट्री, उसकी इवोल्यूशन, उसके जो भी चैलेंजेस वगैरह हैं, और साथ में जो एक्सपेंशन हुआ है न्यू मेंबर्स को मिलाकर उससे क्या इंपैक्ट होगा, ये सारी चीजें हमने वहां डिस्कस कर ली थी। ओके, सो जस्ट गो टू दी यूट्यूब प्लेलिस्ट, वहां पे आपको मिल जाएगा मेंस 450 में एक वीडियो अबाउट द ब्रिक्स एक्सपेंशन। ठीक है, अभी तक की चीजें उतनी है। इस समिट से क्या न्यू निकल के आएगा वो जब समिट कंप्लीट होगा तब हम उस पर बात करेंगे। और हमारे पास न्यूज में बहुत कम काम की चीजें हैं। ये यहाँ पर इसमें यही बात की गई, गवर्नमेंट को थोड़ी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की जरूरत है। यहाँ पर द एग्रीमेंट टू रिजॉल्व इट्स 4 ईयर मिलिट्री स्टैंड ऑफ विद इंडिया, ये कंफर्म किया है चाइना ने भी। चाइना हैज एग्रीड टू रिस्टोर ट्रूप्स टू प्री 2020 लेवल्स एंड पोजीशंस मस्ट बी वेरीफाइड, बट वेरीफाइड अभी नहीं कर सकते हम किसी भी तरीके से। दो ट्रेड टाइड्स रिमेन रिकॉर्ड हाई, ट्रेड में हमारा ट्रेड कम होने की बजाय उल्टा बढ़ा है चाइना के साथ, बट प्रॉब्लम हुई है इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट ने एफडीआई जो चाइना से आती थी वो जनरली क्या कर रहे थे, इंडिया की कंपनीज को आउटराइटली परचेज कर रही थी दीज चाइनीज कंपनीज एफडीआई के थ्रू। तो फिर गवर्नमेंट ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई कि ये हमारी फार्मेसी कंपनीज को आउटराइटली परचेज कर रहे हैं और फिर ये उसको ओन करेंगे, एंड हम जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का दम भरते हैं उस पर इसका इम्पैक्ट होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ से चाइना से जो एफडीआई आएगी उसको हम ऑटोमेटिक रूट से अलाउड नहीं करेंगे, इसे अप्रूव लेना होगा फ्रॉम दी गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि चाइना से आने वाली एफडीआई को हमने नॉर्म्स थोड़े से टाइट कर दिए। ठीक है, ट्रैवल एंड वीजा को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट इशू था, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज ने कहा कि हमने काफी सारी कैपिटल मशीनरीज तो ले ली है चाइनीज चाइना से, ठीक है, बट इनको ऑपरेट करने के लिए ट्रेनर्स एंड स्किल वर्कर्स ये हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वीजा अवेलेबल नहीं करा रही है चाइनीज वर्कर्स को, क्योंकि गलवान वैली के क्लैश के बाद हमने वीजा नॉर्म्स को टाइट कर दिया था। तो अब क्योंकि ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका है, तो अब देखना ये होगा क्या इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स और ट्रैवल एंड वीजा नॉर्म्स इनको गवर्नमेंट फिर से रिलैक्स करती है या नहीं करती है। Next is the government's repeated refusal to fully brief the parliament or to allow media access to forward areas has added to misgiving over the situation of the ground. ठीक है, अब लोग अभी भी ट्रस्ट इस पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट पार्लियामेंट में इसके बारे में पूरी डिटेल देने को तैयार नहीं है, मीडिया को एक्सेस नहीं दे रही है फ्रिक्शन पॉइंट तक जाने का, ना ही सैटेलाइट इमेजेस शेयर की जा रही है कि चाइना ने पुल आउट किया है या नहीं किया है। ओके, तो इसमें जब तक पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती है तब तक इस पे ज्यादा बातें नहीं की जा सकती। ये सब फालतू के आर्टिकल्स हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दीज थिंग्स। सिर्फ लेक्चर बनाने के लिए तो करवाए जा सकते हैं, बट अगेन नो वन इज गोइंग टू आस्क दैट। चलिए सेक्शन 6, ये बहुत ज्यादा आ चुका है न्यूज में। ओ ओ, गिव मी अ मिनट। ओके, नाउ अभी तक मैं आपको सेक्शन 6A इसके बारे में पढ़ा चुका हूं, असम अकॉर्ड के बारे में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है ये हमने 2 दिन पहले डिस्कस की थी। आज हमें ये जानना है कि आखिर इस जजमेंट के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। ओके, नोट्स आपको मैं पूरे दे रहा हूं दोबारा से बना के, बट अल्टीमेटली आज का हमारा टॉपिक मेनली ये रहेगा कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। पहला, इमिग्रेंट्स को रिकग्निशन मिला है। चलिए एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर इस जजमेंट में आया क्या था। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनको 3 चीजों, सुप्रीम कोर्ट ने 3 टाइम लिमिट लगाई थी। एक वो लोग जो 1966 से पहले आए, तो ये तो मोस्टली वो थे जो लोग पार्टीशन की वजह से आए थे, ये तो इनको लेकर तो कोई इशू था ही नहीं। इसके बाद ये जनवरी 66 की बात है। फिर सेकंड जो वेव आई वो आई थी मार्च 1971 के पहले। ठीक है, यहां तक जो आए अल्टीमेटली वो काफी इमिग्रेंट्स थे, बट उनमें भी कई लोग ऐसे रहे होंगे जो पार्टीशन की वजह से पहले रह गए होंगे, बट उनने बाद में लगा होगा कि नहीं ये इस्लामिक कंट्री है, ईस्ट पाकिस्तान, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें जाना है। ठीक है, तो इनको भी एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इस ड्यूरेशन में आए हुए लोग भी ठीक है। लेकिन मार्च 1971 के बाद, क्योंकि यहाँ पे क्या लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन सर्च लाइट।
फिर पाकिस्तानी आर्मीज ने वहां पे जो बंगालीज थे उनको मारना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद यहाँ पे बहुत मैसिव इमिग्रेशन हुआ बांग्लादेश का इन द फॉर्म ऑफ रेफ्यूजीज, जो अपने ही घर से भाग के आए क्योंकि उनके अगेंस्ट वॉर क्राइम कमिट हो रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो लोग हैं इस कट ऑफ डेट के बाद, मार्च 1971 के बाद जो आए, इनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, इनको आइडेंटिफाई किया जाए और लीगली डिपोर्ट किया जाए। हालांकि बांग्लादेश ने कहा ये सब आपका इंटरनल मैटर है, हम किसी को लेने वाले नहीं है वापस। ओके, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अलाउ किया है कि 66 से पहले जो लोग आए थे उनको दे दी जाएगा सिटीजनशिप। और ये जो बीच में आए थे, ठीक है, उस टाइम जब असम अकॉर्ड हुआ था तब कहा गया था कि ये जो इस ड्यूरेशन में आए इनको 10 ईयर्स तक वोटिंग राइट ना दिए जाएं, क्योंकि वो सारी मूवमेंट इसलिए चली थी क्योंकि वोटिंग लिस्ट में देखा गया अचानक से कि वोटर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तब वो ऑलमोस्ट 79 से 85 तक 6 साल असम अकॉर्ड के पहले मूवमेंट चली। उसके बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट ने असम अकॉर्ड साइन किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले वालों को सिटीजनशिप दे देंगे, सेकंड वालों को 10 साल तक वोटिंग राइट्स नहीं देंगे, और जो थर्ड कैटेगरी वाले इनका तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो अब ये जो जजमेंट आई है इस पे इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसके वो जान लेते हैं। फर्स्ट इज कि कुछ इमिग्रेंट्स हैं उनको रिकग्निशन मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। बाय अपहोल्डिंग सेक्शन 6A, द जजमेंट ग्रांट कंटिन्यूड लीगल प्रोटेक्शन एंड सिटीजनशिप राइट टू द इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, प्रोवाइडेड कि वो असम में एंटर हुए हों बिफोर 25 मार्च 1971। ओके, तो ये रीइंफोर्स करता है इंडिया की कमिटमेंट फॉर इट्स लिबरेशन वॉर, कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को जो लिबरेशन वॉर की वजह से डिस्प्लेस हुए थे। लेकिन हम इनको क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं 25 मार्च के बाद जो है? हम उनको डिपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बांग्लादेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपके लोग मजबूरी में वॉर क्राइम की वजह से भाग के इंडिया आए थे, तो अब आपकी ये आपको ऑब्लिगेशन है कि आप उनको वापस लें। ठीक है, ये बांग्लादेश का ऑब्लिगेशन है कि 25 मार्च के बाद जो आए हैं उनको आप वापस लीजिए, बट वो लेना नहीं चाहते। आसमीज आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का मेजोरिटी ओपिनियन आया 4:1 से, उसमें इन्होंने डिसमिस कर दिया ये लॉजिक जो पेटिशनर्स ने लगाया था कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं इनकी वजह से हमारे जो राइट्स हैं, कल्चरल राइट्स, लिंग्विस्टिक राइट्स, ये इन्फ्रिंज हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल डिसमिस कर दिया कि ऐसी कोई बातें नहीं है। असम को अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी काफी सारे सेफगार्ड्स दिए गए हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 29 क्लॉज 1। ओके, जो बात करता है आपके कल्चरल लिंग्विस्टिक राइट्स के प्रोटेक्शन की। नेक्स्ट इज टेंशन इन द डेमोग्राफिक शिफ्ट। अब ये टेंशन तो रहेगा क्योंकि हाँ, डेमोग्राफिक बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है। वहां पे जो आसमीज लोग हैं वो कम हैं और नॉन आसमीज जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो ये थ्रेट तो है उनकी कल्चरल एंड इकोनॉमिक आइडेंटिटी के लिए। बट अल्टीमेटली आप कर क्या सकते हैं इसमें? आप सिर्फ और ज्यादा स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन कंट्रोल नॉर्म्स लगा सकते हो, लेकिन उसके बाद भी ये तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया जा सकता है इस नाम पे कि आप हमें वोट दीजिए, हम इनको बाहर निकालेंगे, या एक पर्टिकुलर एरिया में कि यहाँ से हमें विधायक बनाइए, हम मेक श्योर करेंगे कि ये इलीगल मुस्लिम्स बांग्लादेश के यहाँ ना रहें। ठीक है, तो इसका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन तो इसका डेफिनेटली होगा इलेक्शन के टाइम। नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन। अब असम जैसे स्टेट के पास वैसे भी रिसोर्सेज के टर्म्स में कोई ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, हिली एरियाज है, सेंटर से जो ग्रांट्स आते हैं उन्हीं पे मेजोरिटी डिपेंड करता है। तो ऐसे में इतने सारे लोगों को जब आप सिटीजनशिप दे रहे हो, सिटीजनशिप के साथ और जो राइट्स आते हैं, ऑब्लिगेशंस आते हैं, बेनिफिट्स आते हैं, वो सब भी इनको देने पड़ेंगे। सो इट विल इंक्रीज द स्ट्रेन ऑन असम्स ऑलरेडी लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सो अब जरूरत ये होगी दैट इट विल नेसेसिटेट मोर रोबस्ट पॉलिसीज टू ensure equitable resource distribution and prevent further economic disparities. फॉर एग्जाम्पल, आप एक सिचुएशन मानिए कि सरकार फ्लैट बना के दे रही है यहाँ पे गरीबों को। ठीक है, तो अब उसमें मेजोरिटी कौन आएंगे? ठीक है, यही इलीगल इमिग्रेंट्स, जो एटलीस्ट आसमीज लोगों की नजर में तो इलीगल ही रहेंगे हमेशा। राइट, तो ये जो बेनिफिट है जो मिलना था लोगों को, आसमीज लोगों को लगता है कि हमें मिलना चाहिए था, वो इमिग्रेंट्स को मिलेगा। झारखंड के रिस्पेक्ट में हमने 2 दिन पहले एक न्यूज देखी थी जहां पे ये ट्राइबल्स के पास जो बेनिफिट्स आ रहे हैं उसी में ये इलीगल बांग्लादेशी ये मिडिल मैन का काम कर रहे हैं। ट्राइबल्स को ज्यादा अवेयरनेस होती नहीं है, ये सरकारी ऑफिसों में जाके अफसरों के साथ साठगांठ बनाते हैं और मिडिल मैन का काम करते हैं कि आपको इस स्कीम का बेनिफिट चाहिए तो हम आपका काम करा सकते हैं। राइट, जैसा कि आपने जनरली आरटीओ ऑफिस वगैरह में देखा होगा जब लाइसेंस वगैरह बनवाते हैं, मिडिल मैन के बिना काम होते भी नहीं है सरकारी ऑफिस में, ये फैक्ट है। प्रेशर ऑन इमिग्रेशन लॉस। नाउ दिस जजमेंट स्ट्रेस, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये जो फेलियर रहा है ना पोस्ट मार्च 1971, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर रहा है। आप क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पाए उन लोगों को उसी टाइम? आप क्यों रिपोर्ट नहीं कर पाए? तो कांग्रेस सरकार के कई ऐसे फेलियर्स रहे हैं जिसकी वजह से आज उनकी ये हालत है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की गलतियां नहीं, बहुत गलतियां हैं। वो चाहती तो उसी वक्त आइडेंटिफाई करके 2-4 साल में इनको वापस भेज सकती थी, इंदिरा गांधी के टाइम ही।
Pressure on immigration laws. The need for more effective implementation of immigration laws, especially with detection and deportation of illegal migrants who have entered after 1971 cutoff date. और सबसे बड़ा इंप्रेशन जो स्ट्रेन पड़ेगा वो पड़ेगा बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस पर, क्योंकि इस वक्त नेबरहुड में एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसे हम कह सकें कि वो हमारे ज्यादा क्लोज है। एक भी नहीं है। नॉट इवन भूटान को भी कंसिडर मत कीजिए आप, वो उसकी भी एक अलग डीलिंग चल रही है लैंड स्वैप को लेकर चाइना के साथ। ओके, सो बांग्लादेश के साथ एक टेंशन डेवलप होगी इसके थ्रू, क्योंकि हम चाहेंगे कि ये वापस ले अपने इलीगल माइग्रेट्स को, जबकि उसका कहना है कि आपका इंटरनल मैटर है, आप जानिए। ओके, तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और दिक्कत देगा। ठीक है, तो फिर हमें और ज्यादा रीजनल कॉपरेशन करना पड़ेगा फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट, माइग्रेशन कंट्रोल, सिक्योरिटी, और ये दोनों कंट्रीज के रिलेशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा। नेक्स्ट इज व्हाई आर बिग टेक कंपनीज सच एज गूगल स्काउटिंग फॉर न्यूक्लियर पावर। ठीक है, अब हम आते हैं एसएमआर पे। जस्ट अ सेकंड। यहां पे गूगल ने वो किया है जो हम लोग काफी टाइम से बातें कर रहे थे पिछले साल से। गूगल announced first corporate agreement to buy nuclear energy from multiple small modular reactor। ठीक है, या तो आप खुद बना लीजिए या फिर आप किसी दूसरी कंपनी जो बना रही है उससे कहिए आप हमारे लिए पावर जनरेट करके हमें सेल कीजिए। ओके, दिस विल ब्रिंग अप द फर्स्ट एसएमआर बाय 2030। इन लोगों ने बात की है यहाँ पर कि 500 मेगावाट तक की कार्बन फ्री पावर हमें देनी है। सो वाई न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर की नीड क्यों हो रही है गूगल को? नीड इसलिए हो रही है बिकॉज ट्रेनिंग दी एआई मॉडल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, बिग डेटा मॉडल्स की बात करते हैं या रोबोटिक्स की बात करते हैं, तो ये ऐसा कोई फ्री नहीं है। दीज आर हाईली एनर्जी इंटेंसिव। ओके, इनको 24/7 ऑन रखना पड़ता है। Now, the training AI models, ensuring that they remain always online and maintaining the growing data centers are energy hungry tasks. Okay, so there is challenge of reducing emissions while computing intensity increases. So nuclear energy is clean, available round the clock, wind या solar की तरह नहीं है, and it is also a carbon free. Okay, so ये जो SMR हैं, these are actually the next generation nuclear reactors as a way to power the global data centers and its offices with the help of clean energy. Otherwise क्या होगा, हम टेक्नोलॉजिकली जितना आगे जाएंगे उतना ही ज्यादा हम अपने एनवायरमेंट को और ज्यादा पॉल्यूट करते जाएंगे। तो SMR का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है एंड यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन ऑन दिस इन मेंस 2025। ठीक है, इसका मैंने आपको माइंड मैप भी बना के दिया है ताकि अभी आप इनको पूरा पढ़िए टॉपिक्स को जो नोट्स दिए जाते हैं। ठीक है, समझिए अच्छे से। इसके बाद रेगुलर इन माइंड मैप्स को रिवाइज करते रहिए। 450 माइंड मैप्स होंगे आपके पास जो इंश्योर करेंगे कि जीएस 1, 2 एंड 3 के 60 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आप 40 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से हिट करेंगे। ओके, और ये जो 450 माइंड मैप्स होंगे दे विल, ये इतने कंसाइज होंगे जिन्हें आप डेली रिवाइज कर पाओगे आफ्टर योर प्रीलिम्स। ओके, और ये जरूरी इसलिए होगा क्योंकि उसके बाद फिर आप अपना बाकी का टाइम डिवोट कर सकते हो अपने ऑप्शनल और एथिक्स और ऐसे को। लेकिन अगर आज आप जीएस 1, 2 एंड 3 पे मेहनत नहीं कर रहे हो तो फिर प्रीलिम्स के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, सो इज न्यूक्लियर एनर्जी ट्रूली क्लीन? सी दिस इज स्टिल ए मैटर ऑफ डिबेट। क्या ये सच में क्लीन होती भी है या नहीं, क्योंकि ये डिजास्टर भी बहुत होते हैं इसके। और दो सबसे बड़े डिजास्टर हुए, चेरनोबिल डिजास्टर यूक्रेन में हुआ था 1986 एंड जापान का फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था 2011 में। इससे हाई लेवल एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हुआ है। इनफैक्ट फुकुशिमा में तो डिजास्टर इतना था कि अभी पिछले साल ही उसका पूरा जो डैमेज था वो क्लीन किया गया है। जो रेडियो एक्टिव वाटर था उसको अब धीरे धीरे जाके रिलीज किया गया है। Chernobyl is a case study on multiple human errors and communication breakdown, while Fukushima demonstrates the natural disaster beyond human control, क्योंकि ये सुनामी की वजह से आया था। ओके, उसकी वजह से डिजास्टर हुआ था। Many environmental groups are actively protesting the nuclear energy, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ह्यूमन के लिए और ज्यादा रिस्की होंगे। बट रिस्क किस चीज में नहीं है? आप जिस बिल्डिंग में रहते हो वो भी उतनी रिस्की है। सुनामी आएगा तो वहां भी डैमेज होना है, बिल्डिंग में भी। सुनामी आएगा तो न्यूक्लियर प्लांट में भी डैमेज होना है। Nuclear reactors have a long history of accidents, leak and extended outages and skyrocketing cost। देखिए, ये न्यूक्लियर रिएक्टर इन सब चीजों में रिस्की रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनसे हम शिफ्ट कर रहे हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की तरफ। इनके मल्टीपल बेनिफिट्स है। एक तो कॉस्ट कम होती है, इनको टुकड़ों में लाके असेंबल नहीं करना पड़ता है, आप फैक्ट्री से पूरा एक कंप्लीट यूनिट की तरह ला सकते हो, इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो।
और इनको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो। जब आपको लो पावर चाहिए तो उस हिसाब से हो जाएंगे, और बड़ी ज्यादा पावर की जरूरत है तो उस हिसाब से आएंगे। जैसे माइक्रो हैं 10 मेगावाट तक जनरेट कर देंगे, ये होंगे 30 मेगावाट तक कर देंगे, 300 मेगावाट तक भी कर देंगे। जो बड़े वाले हैं वो करते हैं 700 और थाउजेंड्स में, राइट। तो इसके बेनिफिट भी बहुत है, इसीलिए ये सारे जो रिस्क ये दिखा रहा है ये है ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के। इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की, ठीक है। तो इन सारे रिस्क को ओवरकम करने के लिए वर्ल्ड ने आगे बढ़ा, दैट देयर इज होप इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एज दे हैव पोटेंशियली लोअर बिल्डिंग एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। SMR have compact design and they can function in the areas unable to withstand larger or older nuclear power plants that require huge volume of water। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाने के लिए वाटर भी आपको बहुत चाहिए होगा कूलिंग के लिए, एट द सेम टाइम आपको लैंड एरिया भी बहुत ज्यादा चाहिए। जैसे हमारे यहाँ तमिलनाडु में क्या हुआ, कुडनकुलम में बहुत प्रोटेस्ट हुआ, उसकी वजह से वो डिले हो गया। और ये इतने बड़े होते हैं कि इनको इनका जेस्टेशन पीरियड ही बहुत लंबा हो जाता है। आप आज फंडिंग उठाइए, इसको ऑपरेशन होने में ही 6-7 साल लग जाएंगे। राइट। और यूएस का ये कहना है कि देखिए हम रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं यूएस को एज अ न्यूक्लियर लीडर, ताकि हम चाइना से और रशिया से आगे रह सकें, क्योंकि अभी दो ही स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर फंक्शन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, एक चाइना में एक रशिया में। Existing US nuclear plants prevent almost 500 million metric tons of carbon dioxide emissions each year and the equivalent of taking 100 million cars off the road। ठीक है, ये बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक पर। ये है आपका पूरा का पूरा फ्लो चार्ट रेडी है यहाँ पे, माइंड मैप, ठीक है। ये रिवीजन के लिए ठीक रहेगा, बट पहले मैं आपको टॉपिक समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले IAEA इसको डिफाइन करता है दैट SMRs आर एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर विद पावर जनरेशन कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम लेस देन 30 मेगावाट टू 300 मेगावाट। ओके, और ये कई तरह के हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं, मॉड्यूलर हो सकते हैं, या फिर रिएक्टर, ठीक है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं अगर, कि इट इज जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ साइज ऑफ कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर, जो बड़े हैं उसका जस्ट फ्रैक्शन है 30 मेगावाट, ठीक है। माइक्रो रिएक्टर आएंगे और भी छोटे आएंगे। मॉड्यूलर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर पॉसिबल है फॉर सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स कि हम इनको फैक्ट्री में ही असेंबल करें और ट्रांसपोर्ट कर दें एज ए यूनिट। न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह नहीं कि छोटे छोटे सेटअप लगाएंगे, ठीक है, नहीं, एक पूरी की पूरी यूनिट बनाएंगे, फैक्ट्री से डायरेक्ट लाके काम चालू कर दो, ठीक है, रेडीमेड फ्रॉम द फैक्ट्री। एंड रिएक्टर क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियर फिजन प्रिंसिपल पर ही काम कर रहे हैं, जिसपे कि बड़े वाले रिएक्टर काम करते हैं। अभी नियरली वर्ल्ड में 80 SMR डिजाइन्स आर अंडर डेवलपमेंट एंड फ्यू ऑफ देम आर डिप्लॉयड एट द ऑपरेशन स्टेज ग्लोबली। फ्यू भी नहीं, सिर्फ 2 ही हैं ऑपरेशन स्टेज पर इस वक्त। यहाँ पर देखिए लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर जो होते हैं 700 प्लस मेगावाट के, ठीक है, ये तो पूरे शहर को बिजली दे सकते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर अप टू 300 मेगावाट, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए बनाए जा सकते हैं, या पर्टिकुलर जैसे गूगल ने बनवाया अपने लिए, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट बनवा रहा है, ठीक है, या फिर हमारा इंडियन रेलवे बनवा सकता है खुद के लिए। और ये है माइक्रो रिएक्टर जो और भी छोटे, कि बस एक हमारा ये SEG है, बस इसको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए हमने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, ताकि ग्रिड से बहुत दूर से इलेक्ट्रिसिटी ना लाई जाए, क्योंकि उसमें हो जाते हैं ट्रांसमिशन लॉस। हमारी जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसकी काफी सारी तो ट्रांसमिशन में लॉस हो जाती है। ये होते हैं माइक्रो रिएक्टर अप टू 10 मेगावाट, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी हो गई। इसके अलावा इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजीज। SMR में भी अलग अलग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। ये आपसे ना पूछा जाएगा ना आपको जानने की जरूरत है, बट हाँ कभी प्रीलिम्स से पूछ लिया तो ठीक है। बट मैंने यहाँ पे ये इसलिए बताया क्योंकि यही एक तरह का इसका चैलेंज ही बनेगा कि आप एक SMR में भी इतनी तरह तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे हो। किसी एक या दो बेस्ट को पकड़े और वर्ल्ड उसी को डेवलप करने की कोशिश करे और ऑप्टिमाइजेशन अचीव करे, इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करे, लेकिन सब लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी को चेक करने में लगे हुए हैं। लैंड बेस्ड वाटर कूल्ड SMR हो सकते हैं, मैराइन बेस्ड, हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड, लिक्विड मेटल कूल्ड, मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर या माइक्रो रिएक्टर 10 मेगावाट तक है, ठीक। तो ये आप खुद से पढ़ लेंगे या नहीं भी पढ़ोगे तो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट एंटिटीज। प्राइवेट एंटिटीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया जाता था, क्योंकि अगर मान लो कि वो ठीक से चेक्स नहीं करेंगे अपने यहाँ पर और डिजास्टर हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अल्टीमेटली फिर गवर्नमेंट पे ही आएगी ना। ओके, इसलिए उनको ज्यादा अलाउ नहीं किया जाता था। लेकिन क्योंकि ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है तो यहाँ पे हम पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट एंटिटीज को भी एंगेज कर रहे हैं, वर्ल्ड ओवर ही किया जा रहा है। 2 SMR प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है इस वक्त। फर्स्ट इज academic Lomonosov floating power unit in Russian Federation and second is HTR-PM demonstration SMR in China, ठीक है, सिर्फ 2 ही ऑपरेट हैं अभी। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, SMR are adaptable and scalable, जरूरत के हिसाब से
कि हमें कितनी जरूरत है इसकी, हम इसको डाउन अप कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। These are adaptable and can be scaled up or down to supply more or less power जितनी की नीड होगी। ठीक है, जैसे कि कई बार रेलवे ज्यादा चलानी पड़ जाती है त्योहारों के टाइम, ठीक है, तो उस टाइम आप इसको आप स्केल कर सकते हो कि आप 30 नहीं 30 से 300 तक कर सकते हो ना, 30 की जगह 50 की जरूरत है या 100 की जरूरत है अभी, ठीक है, तो हम इसको आप स्केल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सप्लीमेंट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स को, छोटे से होते हैं, ठीक है, कोल फायर प्लांट जहां लगा होगा वहीं पे आप इनको भी लगा सकते हो साथ में। या फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे मोर देन 50% जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं कोल बेस्ड, वो आजकल अपनी एज पूरी कर चुके हैं, उनको रिटायर होने की अब जरूरत है, उनका काम पूरा हो चुका है, ठीक है, आउटडेटेड हो चुके हैं। तो हम लोग जो अपने पुराने जो एजिंग थर्मल पावर प्लांट है उन्हीं को रीपर्पज कर सकते हैं इनटू दिस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है, उसी लैंड पे हम इसको लगा देंगे। रीफिलिंग इंटरवल, अब सबसे अच्छी बात यह है कि जो बड़े वाले न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, उनको जरूरत पड़ती है हर 1-2 साल में रिफ्यूल करने की। लेकिन ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं, इनको हमें हार्डली 3 से 7 साल में एक बार रिफ्यूल करना पड़ता है। इनफैक्ट कुछ एसएमआर तो ऐसे भी हैं जिनको 30 साल में, अगर आपने एक बार फ्यूल डाल दिया, 30 साल तक आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता था न्यूक्लियर पावर से, सबसे बड़ा इश्यू यही है वर्ल्ड के लिए, रेडियो एक्टिव वेस्ट को हैंडल करना, राइट। तो ये वेस्ट जनरेशन जो होगा वो और कम होगा, राइट। और जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें ना कि प्राइवेट सेक्टर को हमें लेके आना है एसएमआर में, तो प्राइवेट सेक्टर को हमें जनरेशन में तो लाना है कि आप पावर जनरेट कीजिए, लेकिन जब वेस्ट को हैंडल करने की बात है तो ये एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट के डोमेन में रहना चाहिए, क्योंकि पब्लिक की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, राइट। तो एक तो ये रीफ्यूलिंग का इंटरवल इसका बहुत कम है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट डिजाइन, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट तो इसकी जो लैंड रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, राइट। और दूसरा कि यहाँ पर हम लोग जो भी अपने फॉसिल फ्यूल प्लांट्स थे कोल बेस्ड, उनको जब डीकमीशन करेंगे एजिंग की वजह से, तो उनके जो पार्ट्स हैं उनको हम रीयूटिलाइज भी कर सकते हैं यहाँ पर इसमें। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि देयर इज एक्सटेंसिव यूज ऑफ पैसिव सेफ्टी फीचर्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये अपने आप ही कूल डाउन कर लेगा खुद को और अपने आप ही शट डाउन हो जाएगा अगर इसमें कुछ इम्बैलेंस होता हुआ इसको नजर आएगा तो। जबकि जो हमारे ट्रेडिशनल वाले हैं उनको बचाने के लिए कई बार इंसान को जाना पड़ता है अंदर उनको शट डाउन करने के लिए, या फिर कंप्यूटर्स वगैरह के थ्रू हमें उनको शट डाउन करना पड़ता है। बट ये पैसिव सेफ्टी फीचर अपने साथ लेके चलता है, लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करता है कि वो अपने आप शट डाउन कर लेगा या कूल कर लेगा रिएक्टर को जब भी एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते हुए उसको दिखेंगे कि जो रिएक्शन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो वो अपने आप उसको कूल डाउन कर देगा या शट डाउन कर देगा, तो एक्सीडेंट के चांसेस इसमें कम होंगे। नेक्स्ट इज काफी इकोनॉमिकल है। एक तो लो कैपिटल आउटले, कोई ज्यादा उतना खर्चा करने की जरूरत नहीं जितने बड़े वाले रिएक्टर में करते हैं, और इसमें आपको इसको एक्सपैंड भी करना है तो फेस्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, थोड़ा अभी थोड़ा बाद में एंड सो ऑन। These are very flexible. They can be integrated with renewable energy to fulfill the need of flexibility, producing energy services and low carbon co-products. अब इसमें जो co-products डेवलप होंगे उनको भी हम फर्दर यूज कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हाइड्रोजन रिलीज होगा हम यूज कर सकते हैं, सिंथेटिक फ्यूल, हॉट प्रोसेस गैसेस या स्टीम वगैरह रिलीज होंगी उनको भी यूज किया जा सकता है फर्दर। चैलेंजेस, फर्स्ट चैलेंज जो मैंने आपको ऊपर बताया, टेक्नोलॉजी चॉइस इशू। आप इतने सारे ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो विद इन एसएमआर में कि इंडस्ट्री अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रही है ग्रोथ में। ओके, सो बेटर होगा कि अगर हम कुछ एक अच्छी वाली को अडॉप्ट करें, ठीक है, और जिसको लेकर हम लोग रेगुलेटरी चैलेंजेस या उसके रेगुलेशन नॉर्म्स बना सकें बेटर, तो उन्हीं को कोशिश की जाए कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने की उसमें। सेकेंड इज फाइनेंस। अब अभी तक क्या है कि ऑपरेशन स्टेज में उतने ज्यादा आए नहीं है, एक या दो ही चल रहे, तो एग्जैक्टली फाइनेंस की कितनी जरूरत होगी वो पता नहीं है। एंड सेकंड थिंग इज कि हम लोग इनको ऑपरेट करने के टाइम पे कह रहे हैं कि कॉस्ट कम होगी वगैरह वगैरह, लेकिन ये तो आप ला के लगाओगे फैक्ट्री से तब, लेकिन फैक्ट्री में जब आप इनको बनाओगे तब अच्छी खासी कॉस्ट आएगी। ओके, तो मेरी कंपनी अगर ऐसी है जो इनको ऑपरेट कर रही है तो ठीक है, मेरे लिए तो कॉस्ट कम है, लेकिन जो फैक्ट्री इनको अल्टीमेटली बना रही है उसके लिए तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी ना, तो उतना ज्यादा फाइनेंसेस मोबिलाइज कर पाएंगे या नहीं फॉर दिस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या फिर लाइसेंसिंग या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप प्लांट्स, वो भी एक चैलेंज है अभी। नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग चैलेंज, कि अभी जो न्यूक्लियर सेफ्टी के रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, चाहे वो आईएईए हो या इंडिया में एटॉमिक एनर्जी कमीशन हो, इस न्यू टेक्नोलॉजी के लिए उतना प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि ये सब एक इनोवेटिव डिजाइन हैं जो अभी भी
ट्रायल फेज में ही है, तो इनके लिए क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे और क्या नहीं किए जाएंगे, किस बेसिस पर आप लाइसेंस दोगे, क्या एग्जामिन करोगे, क्या चेक करोगे, ये सब अभी देखने की जरूरत है। रेडियो एक्टिव वेस्ट, ऑल्दो कम रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, बट रेडियो एक्टिव वेस्ट तो फिर भी निकलेगा ही ना, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर है अल्टीमेटली। तो इस न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से हमेशा देयर विल बी सोशियो एंड पॉलिटिकल रेजिस्टेंस फ्रॉम द पब्लिक कि हम ये अपने आसपास नहीं लगने देंगे। नेक्स्ट इज सेफगार्ड चैलेंजेस। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी नोवेल है, तो अभी हमें एक रोबस्ट सेफगार्ड अप्रोच लेने की जरूरत है। हमें पहले इसको समझना होगा एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के कि हम किस तरीके से सेक्टर को रेगुलेट कर सकते हैं। एंड लास्टली पब्लिक परसेप्शन, क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिक का जो परसेप्शन है वो यही है कि यार डिजास्टर हो जाएगा हमारे यहाँ, और फिर क्या, हम मैं जहां से आता हूँ भोपाल में, ठीक है, वो तो वहां तो अगर आपने बात की कि हम इस तरह का कुछ लगाना चाहते हैं तो मैसिव प्रोटेस्ट होंगे, क्योंकि वो गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसके इम्पैक्ट आज भी लोगों के दिमाग पर है हमारे यहाँ, ठीक है। अभी भी हमारे यहाँ रेगुलरली इसके प्रोटेस्ट होते रहते हैं कि कंपेंसेशन नहीं मिला, कंपेंसेशन नहीं मिला लोगों को, वो चलता रहता है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द लीगल एंड रेगुलेटरी चेंजेस जिनकी हमें जरूरत है। सबसे पहले तो हमें अपना जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, जो प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ ही नहीं करता है, उसको अमेंड करना होगा ताकि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जाए। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज we need to ensure the safety, security and safeguards and control of nuclear fuel and radioactive waste must continue with the government। ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को अपने पास ही रखनी चाहिए, अदरवाइज प्राइवेट वालों को तो सिंपल है, फेंक दो डंप यार्ड में, उनको कोई मतलब नहीं है सब चीजों से। आप अधिकतर डॉक्टर्स वगैरह के यहाँ भी जाएंगे ना, तो वो सिरिंज वगैरह या जो भी बच जाता है इंजेक्शन का दवाई वगैरह, तो ऐसे ही फेंक देते हैं नॉर्मल कचरे वालों को भी, जबकि प्रॉपर इसके लिए मेडिकल नॉर्म्स हैं, मेडिकल वेस्ट डिस्पोजेबल, ठीक है, बट कोई नहीं फॉलो करता। कोई छोटे मोटे डॉक्टर आपके आसपास जो क्लिनिक्स हैं वो नहीं फॉलो करते। Government will have to enact a law to create an independent, empowered regulatory board with expertise and capacity to oversee the every stage of nuclear power generation cycle। जैसे कि टेलीकॉम के लिए ट्राई है, इस तरह से हमें एक रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिपेंडेंट वो भी बनाने की जरूरत है, जिसमें एक्सपर्ट्स भी हों, जो ओवरसी कर सकें इसकी हर एक स्टेज को। एंड लास्टली हमें पब्लिक परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है कि ये उतने डेंजरस नहीं है कि डिजास्टर हो जाएगा या ऐसा कुछ, ये तो। और फिर देखिए एक बेनिफिट ये होता है कि फ्रांस का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वहां पे क्या होता है, वहां पे जब बिडिंग होती है न्यूक्लियर प्लांट की, तो लोग बढ़ चढ़ के एक्साइट होते हैं कि हमारे यहाँ लगाइए, हमारे यहाँ लगाइए। क्यों? क्योंकि वो अगर न्यूक्लियर प्लांट उनके एरिया में लगा है तो उनके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी हमेशा फ्री रहेगी, हमेशा, जब तक वो प्लांट रहेगा। ठीक है, तो ये एक इंसेंटिव देता है उन लोगों को कि आप लोग आज लैंड अगर अलाउ करोगे यहाँ पर, ठीक है, ये प्लांट लगना अलाउ करोगे, तो यू विल हैव द बेनिफिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी जब तक ये प्लांट यहाँ ऑपरेट करेगा। तो इस तरह की चीजें कई बार करनी पड़ती है इस पब्लिक परसेप्शन को चेंज करने के लिए। और क्या स्टेप्स हम इसमें ले सकते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो है कि ये जो डिजाइन है कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स की, इनको इनके लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स डेवलप करने की जरूरत है। क्वालिटी कैसे इंश्योर करेंगे कि ये सेफ हैं, अच्छे हैं? तो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू स्टैंडर्डाइज द डिजाइन ऑफ कंपोनेंट्स एंड मॉड्यूल्स। सेकंड इज द एग्जिस्टिंग सेफ्टी असेसमेंट मेथोडोलॉजी शुड बी अपडेटेड, क्योंकि ये जो सेफ्टी असेसमेंट है ये पुराने वाले ट्रेडिशनल वालों के लिए, हमें न्यू वालों के लिए भी सेफ्टी मॉड्यूल्स तैयार करने होंगे। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट फाइनेंस। तो इसमें इसमें उतना मुश्किल नहीं होगा, जैसे हम लोग ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह का यूज कर सकते हैं, क्योंकि है तो अल्टीमेटली रिन्यूएबल एनर्जी का ही प्रोजेक्ट। स्किल पर्सनल चाहिए आपको इसके लिए, क्योंकि अभी तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फेज में है, तो फिर इसको ऑपरेट करने के लिए स्किल पर्सनल कहाँ से लाओगे? ये तो उसके लिए भी प्रॉपर लोग चाहिए, और नॉट जस्ट इन ऑपरेशन बट ऑल्सो इन, जब इसको बना रहे हैं तो इंजीनियरिंग, डिजाइन, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, देखिए ये पूरे हर स्टेज पर पूरी वैल्यू चेन में हमें ऐसे स्किल्ड पर्सन चाहिए। गवर्नमेंट के पास कोई लाइसेंस लेने आए हैं, अब उनके पास स्किल्स नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है इसके बारे में कुछ, तो किस बेसिस पे इंस्पेक्ट करोगे आप? ठीक है, तो आपको अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी ट्रेन करना पड़ता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जा सकती है, कोलैबोरेशन किया जा सकता है विद द नेशनल लेवल लैबोरेटरीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट कंपनीज, और इसी तरह का कोलैबोरेशन किया जा सकता है इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग कंट्रीज के साथ, IAEA के साथ। ओके, तो ये सब आपको यहाँ शॉर्ट में मिल ही जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे इसमें सब बना के दिया है, ये सब है यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेशन, करंट स्टेटस, किस तरीके से ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर प्लांट से अलग हैं, या बेनिफिट्स, चैलेंजेस, लीगल रेगुलेटरी चैलेंजेस रिक्वायर्ड, वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। लेकिन ये फ्लोचार्ट आपको तब हेल्प करता है जब आप ये पूरा नोट्स अच्छे से पढ़ लिया हो, याद कर लिया हो, और फिर आप वीकेंड पर एवरी संडे इन माइंड मैप्स के थ्रू रिवाइज करेंगे। ओके,
इंडिया फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च, फोर्थ सबमरीन हमने लॉन्च किए यहाँ पर। इससे पहले हम लोग लॉन्च कर चुके हैं INS Aryan. This was the first nuclear submarine. Second was INS Arighat and third was Aridman. ठीक है, अब फोर्थ हमने लॉन्च की यहाँ पे जिसको कोड नेम दिया गया है S4। ठीक है, बस और कुछ उसमें काम का नहीं है, बस ये न्यूक्लियर मिसाइल्स ले जाने के लिए केपेबल है और मोस्टली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं K4 टाइप की मिसाइल, ठीक है, जो कि हमने इसराइल के साथ मिलकर बनाई है। इंडिया सिंगापुर टू एक्सप्लोर जॉइंट डेवलपमेंट को प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट फॉर आर्म्ड फोर्सेस। अब जब भी हम डिफेंस की बात करते हैं, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि वो टाइम गया बायर सेलर रिलेशनशिप वाला, अब टाइम है को डिजाइन, को प्रोडक्शन, को रिसर्च। ओके, साथ में मिलकर बनाएंगे, जैसे हमने ब्रह्मोस बनाई है। तो इंडिया सिंगापुर ने भी यहाँ पे बात की है कि हम लोग अपना जो जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग आर्मी का जो बायलैटरल एग्रीमेंट है उसमें हम लोग को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन करेंगे ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स। ठीक, इसके अलावा हम लोग कोलैबोरेट करेंगे इन निश डोमेन सच एज ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल एंड इन दी साइबर सिक्योरिटी एरिया ऑल्सो, जो कि इमर्जिंग थ्रेट्स हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ सिंगापुर शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, इसके प्रॉपर नोट्स नहीं है और जरूरत भी नहीं है क्योंकि कभी डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आप मेन मेन बातें जान लीजिए। ओके, पहले सिंगापुर अलग तो था नहीं, मलेशिया की पार्ट था। तो यहाँ पर सर स्टैमफोर्ड रैफल्स इन्होंने स्टैब्लिश किया था एक ट्रेडिंग स्टेशन 1890 में। ठीक है, छोटा सा ट्रेड करने के लिए जगह बना ली थी समुद्र के किनारे। और आपको शायद नहीं पता होगा बट सिंगापुर वॉज गवर्नड फ्रॉम कोलकाता टिल 1867, राइट। आप में से आई एम श्योर आप में से एक को भी नहीं पता होगा। कॉलोनियल कनेक्शन सीन इन इंस्टीट्यूशन एंड लार्ज इंडियन कम्युनिटी, काफी कम्युनिटी रहती है, ऑलमोस्ट 8 to 9% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है यहाँ पर। इंडिया ने सिंगापुर को रिकॉग्नाइज किया जब ये मलेशिया से अलग हुआ आफ्टर ए वॉर इन 1965। ठीक है, फिर 2015 में जब पीएम मोदी गए थे तब हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की साइन कर ली थी यहाँ पे। और अब इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभी जो रिसेंट विजिट हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, उससे हमने इसको और एनहांस कर दिया है इनटू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो अब 2024 में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इनके साथ। हमने यहाँ पर एक मैकेनिज्म सेटअप किया था, दैट इज इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल। इसकी इनॉग्रल मीटिंग हुई थी 2022 में और सेकंड मीटिंग हुई 2024 में। यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, इसमें से प्रोग्रेस देखी जाती है कि हमने जो भी अभी तक साइन किए हैं एग्रीमेंट्स, उन पे प्रोग्रेस किस तरह की है। जैसे स्किल डेवलपमेंट, सिंगापुर के साथ मिलकर हमने भोपाल में एक स्किल डेवलपमेंट पार्क बनाया है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी वगैरह में जैसे हमने सिस्टर सिटी टाइप के एग्रीमेंट्स के थ्रू हमने बुलाया था इनको कि आप आइए हमारे यहाँ जो हमने जो मिशन चला रखा है हमारे यहाँ पर अपनी सिटीज को मॉडर्नाइज करने का, उसमें आप पार्टनरशिप कीजिए। ठीक है, अपनी सिटीज को बेटर बनाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल आंध्र प्रदेश की जो न्यू कैपिटल बन रही है वो सिंगापुर के साथ कोलैबोरेशन करके ही बन रही है। ठीक है, उसी तरीके से हेल्थ केयर मेडिसिन में हमने क्या क्या एग्रीमेंट जो साइन किए थे उन पे क्या प्रोग्रेस है, ये सब रिव्यू की जाती है इस मैकेनिज्म के अंडर में। इसके अलावा और फर्दर एडवांस चीजों में हम लोग देख रहे हैं कनेक्टिविटी में, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग, इसमें हम लोग साथ में कोलैबोरेट करने के लिए, तो ये सब चीजें डिस्कस की जाती है यहाँ पर ISMR मैकेनिज्म में। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में कुछ फैक्ट्स याद रख लीजिए, ठीक है, वैसे तो पता होंगे ही। सिंगापुर इज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन आसियान ग्रुप। इट इज द लीडिंग सोर्स ऑफ FDI एंड FII। अल्टीमेटली वो वैसे होती इंडिया का ही पैसा है, सिर्फ यहाँ से जाता है ब्लैक मनी बन के, राउंड ट्रिप होके वापस इंडिया में इन्वेस्ट हो जाता है। और हम लोग कहते हैं कि सिंगापुर से बहुत FDI आता है, कुछ नहीं आता, वो सब हमारा ही पैसा होता है। इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो 2004-5 में सिर्फ 6.7 बिलियन था, जो कि काफी इंप्रेसिवली इंक्रीज हुआ 2023-24 में $35 बिलियन तक। सिंगापुर का अगर हम रेलेवेंस देखें तो इंडिया का ये 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। लेकिन एज यूजुअल हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं सिंगापुर से और एक्सपोर्ट कम करते हैं सिंगापुर को। ठीक, सिर्फ लार्जेस्ट FDI का सोर्स है ये हमारा, और FII का भी काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है ये। अगर क्यूमुलेटिव FDI देखें हम सिंगापुर से जितनी आई है पिछले 25 साल में, तो वो आई है $160 बिलियन के अराउंड। ओके, और इंडिया से जाती भी है FDI सिंगापुर में इन्वेस्ट होने, तो हम भी करीब $5 बिलियन उनके यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। आजकल तो क्या है कि हमारी अधिकतर जो स्टार्टअप्स हैं, या तो वो दुबई में रजिस्टर हो रहे हैं या फिर वो सिंगापुर में रजिस्टर हो रहे हैं, क्योंकि वहां ना कॉर्पोरेशन टैक्स है ना इनकम टैक्स है, कुछ नहीं। वो सिटीज महंगी जरूर है, लेकिन इंसान को ये लगता है कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ तो 1 करोड़ रुपए मेरे हैं। अगर इंडिया में आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि 45 लाख सरकार ले लेती है अलग अलग तरह के टैक्सेस लगा के।
आपके हाथ में सिर्फ 55 लाख रह जाता है। इसलिए जो हमारे यहाँ के न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये मूव कर जाते हैं, अपना बेस शिफ्ट कर देते हैं टुवर्ड्स सिंगापुर और दुबई। फिनटेक में काफी कॉपरेशन है, हमारा जो रुपे कार्ड है वो सिंगापुर में एक्सेप्ट होता है, एज वेल एज यूपीआई एंड पे नाउ को भी लिंक कर दिया गया था फॉर क्रॉस बॉर्डर पीयर टू पीयर पेमेंट। तो अगर आप वहां चाहेंगे सिंगापुर तो आप वहां पर इजिली आप यूपीआई यूज कर सकते हैं। और कल की न्यूज थी कि शायद मॉलडीव भी अलाउ कर देगा इंडियंस को रुपए यूज करना। साइंस टेक में कॉपरेशन, हमने कई सिंगापुर सैटेलाइट्स लॉन्च किए पहले भी, ठीक है। इसके अलावा इंडिया आसियान विमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव हेल्ड किया था 2024 में। ये विमेन का एक आध पॉइंट तो डालना पड़ता है आपको, ठीक है। यूपीएससी और गवर्नमेंट आजकल इससे थोड़ी ऑब्सेस्ड है। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ ई वर्कशॉप भी हेल्ड की थी, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मल्टीलैटरल कॉपरेशन के लेवल पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये दोनों सिंगापुर ने ज्वाइन किए इंडिया के कहने पर। एंड सिंगापुर वॉज द आसियान कंट्री कोऑर्डिनेटर फॉर इंडिया इन 2024 एंड both are part of Indian Ocean Rim Association as well as NAM Group as well as Commonwealth। तो काफी सारे फोरम्स हैं जहां पे हम लोग एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं। इंडियन कम्युनिटी, एथनिक इंडियंस मेक अराउंड 9% ऑफ सिंगापुर पॉपुलेशन एंड इवन ये भी आपको शायद नहीं पता होगा, तमिल इज वन ऑफ द सिंगापुर 4 ऑफिशियल लैंग्वेज। रिमेंबर चोलास। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो रिसेंट विजिट रही है उसकी हाइलाइट्स क्या रही है? फर्स्ट, हमने अपनी टाइज को एलिवेट किया है टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज 4 एमओयू साइन किए, वन ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज, अनदर ऑन सेमीकंडक्टर, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं न्यूज़पेपर में पहले, अनदर ऑन हेल्थ एंड मेडिसिन एंड एजुकेशनल कॉपरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ओके, और बाकी वही ट्रेड एक्सपेंड करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंड करेंगे एंड थ्रू वल्लुवर कल्चरल सेंटर ओपन किया जाएगा इन सिंगापुर। ये थ्रू वल्लुवर वही है, संगम लिटरेचर वाला। ओके, एयर क्वालिटी की न्यूज़ तो लगातार बनी रहेगी। मैंने आपको कहा था मैं आपको इन 4 टॉपिक्स पे नोट्स दे दूंगा, मैं पहले करा चुका हूं इसलिए मैं दोबारा इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। AQI, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ग्रैप एंड NAQM, ठीक है। इन चारों पे शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम मैन कैन रजिस्टर मोर देन वन मैरिज, ठीक है। वहां पर एक इशू चल रहा था बट इन्होंने कहा है कि वो रजिस्टर कर सकता है। सेकंड इज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉर्निया रिट्रीवल, ठीक है। कॉर्निया क्या है कि इंडिया में डिमांड बहुत ज्यादा होती है इसकी बट उतना ज्यादा मिलता नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये करने वाली है कि मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि जो भी पर्सन मर रहा है उससे कॉर्निया लिया जाएगा और फैमिली के कंसेंट की वेट नहीं की जाएगी। यानी कि बाय डिफॉल्ट अगर आप मर रहे हो तो आपको कॉर्निया आपका ले लिया जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपने मरने से पहले ही इस तरह का कोई एफिडेविट ना दे दिया हो कि भाई मैं अगर मर रहा हूं तो मेरा कॉर्निया ना यूज किया जाए, ठीक है। या तो आप एफिडेविट पहले फाइल कर दीजिए, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये माना जाएगा कि आपने कंसेंट दिया हुआ है और ये ले लिया जाएगा। ओके, now, Ministry of Health and Family Welfare may amend the Transplantation of Human Organ and Tissues Act। ये एक्ट मैं आपको पहले करा चुका हूं इसलिए मैंने इसको दोबारा इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। मैंने इसके प्रोविजन आपके साथ डिस्कस किए थे, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट 1994। इसके साथ ही मैंने आपके साथ ये बॉडी भी डिस्कस की थी, NTTO, ठीक है। तो पुराने डिस्कशन में देख लेना किस दिन डिस्कस की थी, आई डोंट रिमेंबर, बट जो चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं मैं उसको दोबारा नहीं करता बार बार, वो फिर टाइम खराब होता है फालतू। और यही जरूरी हो जाता है कि आप डिस्कशन रेगुलर फॉलो करें, किसी दिन स्किप ना करें, क्योंकि कई चीजें हो जाएंगी फिर बार बार रिपीट नहीं होती। प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में ये सब दोबारा होगा वो अलग चीज है, बट एटलीस्ट न्यूज़पेपर में बार बार नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर ह्यूज डिमांड फॉर कॉर्निया डोनेशन बट कंट्री हार्डली 50% डिमांड को ही मीट कर पाती है। अब गवर्नमेंट यहाँ पे करने वाली कि विदाउट फैमिली के कंसेंट के भी हम आपका ले सकते हैं, प्रिज्यूम किया जाएगा कि आप डोनर हो, ठीक है। अगर आप नहीं देना चाहते अपना कॉर्निया तो यू हैव टू रजिस्टर योर अनविलिंगनेस अपने जिंदा रहते। ओके, बाकी इंटरनेशनल पेपर में कुछ नहीं है, वही 2 वॉर चल रही हैं उन्हीं को लेकर इश्यूज होता है। साइंस पेज पर एक छोटी सी न्यूज है बस काम की, ये सीजोफेरेनिया इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उस पर पूरा टॉपिक तैयार करें। ब्राउन डॉर्फ, ये वो होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ना तो स्टार बन पाए, ठीक है, इतने बड़े नहीं थे कि स्टार बन पाए, ठीक है, और इतने छोटे भी नहीं थे कि हम उनको प्लैनेट कह पाए, ठीक है। तो ऐसे को कहा जाता है ब्राउन डॉर्फ। A body too small to be a star and too big to be a planet. They could be considered as wannabe star, बनना चाहते थे स्टार, ठीक है, during their formative stages, but they did not reach the mass necessary to ignite the nuclear fusion at their core, just like our sun. Okay, but they are more massive than the biggest planets, ठीक है। तो ऐसे को कहा जाता है ब्राउन डॉर्फ।
ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस डिस्कशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। एंड अगर आपको इसकी माइंड मैप की पीडीएफ चाहिए हो नोट्स के साथ, तो वो आप एप्लीकेशन पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।